स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में शुरुआती जो अध्ययन है मध्य प्रदेश की अवस्थिति, मध्य प्रदेश की जो संरचना है, भूगर्भिक दृष्टि से कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन किया था। जो शुरुआती अध्ययन किया था उसमें हमने बताया था कि जो मध्य प्रदेश की ग्लोब पर अवस्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ए हो गया पूर्वी गोलार्ध, ए हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ए वाला पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध और ए वाला पोर्शन हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश या भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में थी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये बात आ गई थी समझ में। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग था। जब हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है, याद रखिएगा दो चीजें बताते हैं, क्या है, एक है जियोमॉर्फिक और एक है जियोलॉजिकल। तो जो जियोमॉर्फिक है उसमें हम भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आकृतियां पाई जाती हैं, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, अर्थात भू आकृतिकी में। ठीक है, उसके अलावा जो भूगर्भिक संरचना होती है वो होती है जियोलॉजिकल में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किन चट्टानों से, कौन कौन सी चट्टानों से किन किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो हमने पढ़ लिया है। जिसमें हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं उसके लिए एक ट्रिक समझिए, उसको याद करने की एक ट्रिक है। वैसे मैंने बता दिया है कि जो कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, इनका अध्ययन हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। तो इसके लिए जो ट्रिक है कि मध्य प्रदेश में या भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसके लिए एक सामान्य सी ट्रिक क्या है, आधार कार्ड बिगाड़ दो। अर्थात कोई व्यक्ति है, सामान्यतः हम आधार कार्ड सुधरवाने की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, आधार कार्ड बिगाड़ दो। क्या है, आधार कार्ड बिगाड़ दो। अब देखिए इनका कोड वर्ड समझिए। आधार, आ से हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानें, आ से क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानें। धार से हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, कार्ड से हुआ कडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, बिगाड़ देना से हुआ, वी से हुआ क्या, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और गोड से हुआ क्या, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और दो से क्या हुआ, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और जो अंतिम है वो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। वैसे इनका उल्लेख, जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं वो केवल नदी घाटी क्षेत्र में ही विकसित होती है, इस तरह की चट्टानें जो बालू रेत से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख चट्टानें थी, और इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि इन चट्टानों का जो विकास हुआ है वो इसी क्रम में हुआ है कि जैसे आर्कियन थी वो प्राथमिक चट्टानें थी, पैतृक चट्टानें थी, इन सब का निर्माण भी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से हुआ है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, और दक्कन ट्रैप अंत में। तो इन चट्टानों की जो अवस्थिति है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है मध्य प्रदेश में, इसका हमने पिछली क्लासेस में अध्ययन किया था। ये सब बताने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो आज का टॉपिक है जिसमें हम मध्य प्रदेश की भू आकृतिक संरचना देखेंगे, तो उसमें इनका प्रयोग होगा। इनसे आप समझेंगे कि वहाँ पर किस तरह के जो पर्वत, पठार, मैदान या किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिक है सामान्य से, आधार कार्ड बिगाड़ दो, इस तरह से इसको याद करने की एक ट्रिक है। अब देखिए, पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि इसका जो उत्तरी छोर है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, मुरैना। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बुरहानपुर। जो पूर्वी है वो कौन सा है, सिंगरौली वाला क्षेत्र। ठीक है, और जो पश्चिमी है वो है अलीराजपुर वाला क्षेत्र। ये है बिंदु, जो अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो इनमें देखा था कि जो पूर्व है और पश्चिम है, इसकी दूरी थी 870 किलोमीटर। कितनी थी, 870। ठीक है, और उत्तरी और दक्षिणी जो बिंदु थे उनके मध्य की दूरी थी 605। तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, केवल थोड़ा सा गैप हो गया है क्लासेस में, इस कारण से इसको रिवीजन के रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरीय विस्तार है वो कैसा था, तो हम देखेंगे कि जो ग्लोब पर मध्य प्रदेश की अवस्थिति है, ग्लोब पर मध्य प्रदेश की अवस्थिति क्या थी,
इस तरह से इस वाले पोर्शन में मध्य प्रदेश की अवस्थिति थी। तो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पर कितना था, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। ठीक है, ये था अक्षांशीय विस्तार। और जो देशांतरीय विस्तार था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना था, 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेकर कितना था यहाँ पर, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। ये था देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। तो जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाओं के बारे में, अर्थात मध्य प्रदेश का जो विभाजन है भौतिक आधार पर वो किन किन भागों में विभाजित किया गया है। यह टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग संपूर्ण भूगोल इसी टॉपिक में खत्म हो सकता है यदि व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उच्चावच के आधार पर, उच्चावच अर्थात होता है ऊंचाई और नीचाई, अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, इन सबको मिलाकर उस आधार पर भौतिक संरचनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, जो बोलेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है और उसको नोट भी करना है। ठीक है, क्योंकि हर बातें ब्लैक बोर्ड पर लिखाई जाए, व्हाइट बोर्ड पर लिखाई जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ बातें आप अपने मन से सुने, उनको लिखें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले मेरी एक बात समझिए, तथ्य समझिए। मध्य प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो है 300 मीटर। अब इस बात को समझिए कि ये औसत ऊंचाई क्या होती है, कितनी है, 300 मीटर। आपने कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, जो बड़े बड़े संरचनाएं हैं, जैसे रेलवे हुआ, कोई भी जो निर्माण होता है, निर्माण कार्य के समय सी लेवल देखा जाता है। आपने देखा होगा सी लेवल लिखा हुआ होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो एक जो रेखा होती है, मान लीजिए 0 मीटर की, जो समुद्र तल को बैलेंस करके चलती है कि इतना समुद्र तल है। ठीक है, इसके ऊपर तो समुद्र तल से ऊंचाई को काउंट करते हैं और नीचे समुद्र तल से कितना गहरा है, समुद्र तल से गहराई को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि जो किसी भी देश या राज्य की जो भौतिक संरचना होती है, कहीं पे पर्वत पाया जाता है, कहीं पर गर्त पाया जाता है। तो आप देखेंगे पर्वत पर ऊंचाई अधिक होगी और जो गर्त होगी, खाई होगी, उसमें समुद्र तल से नीचाई अधिक होगी। ठीक है, तो एक ऐसा पैरामीटर तय किया जाता है जिसे समुद्र तल कहा जाता है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है या गहराई कितनी है। आपने रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ देखा होगा कि जो कोई भी स्टेशन है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई या गहराई कितनी है वो लिखा होता है। ठीक है, जब आप घर का निर्माण करते हैं तो उसमें भी इस पैरामीटर को, इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। अर्थात जैसे हम कहेंगे नर्मदा सोन घाटी में बहुत गहरा क्षेत्र होगा और धूपगढ़ की छोटी या सतपुड़ा के जो पहाड़ हैं तो वहां पर ऊंचाई अधिक होगी, लेकिन एक औसत ऊंचाई तो चाहिए कि औसत जो मध्य प्रदेश की ऊंचाई है वो कितनी है, 300 मीटर। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ये दूसरी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है इसको उच्चावच अर्थात ऊंचाई के आधार पर अनेक जो आकृतियां पाई गई हैं, संरचनाएं हैं, भौतिक संरचनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3। किस आधार पर, भौतिक संरचनाओं और उच्चावच के आधार पर, या हम कहें कि भौतिक संरचनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, मध्य उच्च प्रदेश, अभी बताएंगे कि क्या है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है पूर्वी पठार, जो ये वाला क्षेत्र है, बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र, और जो सतपुड़ा प्रदेश है ये तीसरी भौगोलिक संरचना है। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी प्रदेश या पूर्वी पठार। ठीक है, ये 3 भागों में भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश के यदि भौतिक प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, या हम कहें जो हमने भौगोलिक संरचना का वर्गीकरण किया है 3 भागों में, उन्हीं को सब डिवाइड किया गया है, उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो कितने हैं, 7। तो यह प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो कितने हैं, 7। ठीक है,
कंफ्यूज मत होइएगा। 3 और 7 में भौगोलिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण 3 भागों में उच्चावच के आधार पर, ठीक है। और जबकि भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में कितने हैं? 7, ठीक है। सबसे पहला जो है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश को ही गंगा नदी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, अब देखिएगा, बुंदेलखंड का, मध्य भारत का पठार, भांडेरवाड़ा और ये विंध्यन का और मालवा का पठार, इन सबको मिला के बनता है मध्य उच्च प्रदेश। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, चाहे वो चंबल नदी हो, बेतवा नदी हो और उनकी सहायक नदियाँ हो, जामनी वगैरह छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और यमुना आखिर जाकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। इसलिए मध्य उच्च प्रदेश को कौन सा बेसिन कहा जाता है? गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश को कहा जाता है। इसे 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है, अर्थात मध्य उच्च प्रदेश मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में जो भौतिक वर्गीकरण किया गया है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लगभग 82%। अपना जो क्षेत्रफल है कितना है? 3,08,252 किलोमीटर वर्ग, इतना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इसमें से 82% लगभग क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। और जो 7% है वो बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है या पूर्वी पठार का क्षेत्र। और जो बचा हुआ 11% है वो कहलाता है सतपुड़ा प्रदेश, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। इसको पुनः सब डिवाइडेड किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? मध्य भारत का पठार, अब समझिए मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार ए वाला जो क्षेत्र है आपको रेड डॉटेड दिखाया गया है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर और नीमच, इस वाले क्षेत्र में जो पार्ट डिवाइडेड है या जो उप प्रदेश है उसे कहा गया मध्य भारत का पठार। और इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% विस्तार है, 10.7%, ठीक है। दूसरा है मालवा का पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो दूसरा उप प्रदेश है वो है मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के लगभग 28% क्षेत्र को कवर किया हुआ है। और मैंने बताया भी था कि जो दक्कन ट्रैप की चट्टान है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो दक्कन ट्रैप की चट्टान है जिनका निर्माण लावा और मैग्मा से हुआ था, तो उनके द्वारा जिस पठार का निर्माण हुआ था उसे कहा गया था मालवा का पठार। लावा मैंने बताया था, मालवा तो लावा से निर्मित, इसलिए मालवा मान सकते हैं। तो मालवा का पठार 28% क्षेत्र में विकसित है, जिसमें उज्जैन और इंदौर का संभाग सम्मिलित है, ठीक है। ए वाला क्षेत्र जिसमें भोपाल के क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। अभी इनका धीमे धीमे हम अध्ययन करेंगे, वारी वारी से विस्तृत अध्ययन होगा इनका। तीसरा उप प्रदेश है बुंदेलखंड का पठार, जो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है और ग्वालियर, दतिया वाला क्षेत्र। तो बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो लगभग 7.7% पर विस्तृत है, ठीक है। यहीं पर भांडेर पर्वत श्रेणी है, अभी श्रेणियों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। इसके बाद है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार नाम से ही पता चल रहा है, रीवा और पन्ना अर्थात बघेलखंड के कुछ भागों में विस्तृत होगा सीधी सिंगरौली तक। तो उसका जो विस्तार है वो है 10.3%, ठीक है। और जो अंतिम है वो है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी नर्मदा ही है। तो नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है और सोन नदी का अपवाह क्षेत्र, दोनों का जो अपवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। और यह मध्य प्रदेश के लगभग 26% भूभाग पर विस्तृत है। तो नर्मदा सोन घाटी द्वितीय क्रम पर, और जबकि प्रथम रैंक पर या सर्वाधिक जो विस्तार है वो है मालवा का पठार 28% क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो ये होगा मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश के 5 उप प्रदेशों के बारे में। अब बात करते हैं जो दूसरा वर्गीकरण है वो है पूर्वी पठार का। पूर्वी पठार को ही बोला जाता है बघेलखंड का पठार, और यह मध्य प्रदेश के 7% पर। आपने जो जिले सुने होंगे बघेलखंड के, तो उनमें ही जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर वाला क्षेत्र, उसे बोला जाता है बघेलखंड का पठार। तो उसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। यह हो गया दूसरा वर्गीकरण। जो तीसरा है वो है सतपुड़ा प्रदेश। सतपुड़ा प्रदेश में अनेक उप प्रदेश हैं, जिसमें पश्चिमी सतपुड़ा जो राजपीपला की पहाड़ी हैं वो किसमें आती है? पश्चिमी सतपुड़ा में। पूर्वी सतपुड़ा जहां पर धूपगढ़ की चोटी और पचमणी वाला क्षेत्र आता है, ठीक है।
और मैकल श्रेणी हम ये कहें कि जो सतपुरा श्रेणी है उसी का पूर्वी विस्तार कहलाता है मैकाल पर्वत श्रेणी, जहां अमरकंटक तक इसका विस्तार है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का वर्गीकरण का तीसरा प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश। तो इस तरह से जब हम सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 7 भौतिक प्रदेश। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, या मैप में देखिए, मध्य भारत का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इस वाले क्षेत्र में कुल मिला के ये पूरा कितना है, जो 82% है वो आता है मध्य उच्च प्रदेश में, या हम कहें नर्मदा नदी के उत्तरी वाला क्षेत्र पूरा मध्य उच्च प्रदेश में आता है, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र, वो आता है सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी पठार में। तो ये हो गया पूर्वी पठार जो ग्रीन है, और ये वाला जो नीचे बचा हुआ क्षेत्र है ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल प्रदेश या सतपुड़ा प्रदेश, ठीक है। तो हम इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे अगली क्लासेस में, और काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है यह परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको विशेष रूप से पढ़ें समझें, और उम्मीद करता हूँ कि आप साथ बने रहेंगे, ये चीज़ें धीमे धीमे समझ आती हैं। तो अगली क्लासेस में हम इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।